अब जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, मानव ग्रंथि, ह्यूमन ग्लैंड्स। क्या होती हैं ग्रंथियां, पहले तो ये बताओ ग्रंथियां हैं क्या? ग्रंथियां क्या है भाई? जो हार्मोन बनाती हैं, बस ध्यान दो बोर्ड पे। हमने शरीर का, जंतुओं के शरीर का संगठन जब बताया था, यानी जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है, उसमें सबसे छोटा लेवल क्या बताया था? कोशिका, सेल। कोशिका से फिर जो डेवलप होते हैं वो क्या बताए थे? ऊतक। ऊतक से जो डेवलप होते हैं उनको क्या नाम दिया था? अंग। अंगों से डेवलप होते हैं तंत्र, और तंत्रों से मिलकर बना होता है शरीर। यही तो डिस्कस किया था हमने कि हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र हैं, तंत्रों में अलग अलग अंग है, अंगों में अलग अलग ऊतक, और सबसे छोटे लेवल पर काम कौन करती है? कोशिका। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ग्रंथि जो है इनमें से क्या है? ग्रंथि, मैंने तो चैप्टर तो ऊपर ग्रंथि लिखा है, और अब मैंने लिखा कि जंतु और शरीर से मिलकर बना होता है, तो फिर ये ग्रंथियां कहाँ आ गई इसमें बीच में? ग्रंथियां इसमें कहाँ शामिल है ये बताओ मेरे को तो आप। हाँ, अंग में। ग्रंथियां किस में शामिल है? अंग में। ग्रंथियों को बोला जाता है विशेष अंग, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के बनाती हैं स्राव, सिक्रेशन, जिनको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं रस। ग्रंथियों द्वारा अलग अलग प्रकार के स्राव बनाए जाते हैं। जैसे पहला नाम ले रहा हूं, लार ग्रंथि, क्या बना रही है? लार बना रही है। पसीना ग्रंथि, पसीना बना रही है। एंजाइम वाली ग्रंथियां, जठर ग्रंथि, जठर रस बना रही है। लीवर जो बना रहा है, पित्तरस बना रहा है, यकृत ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय रस बना रही है। और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि सारे हार्मोन बना रही है। इस तरह से आ जाता है। तो ग्रंथियां अपने शरीर में क्या है बताओ? विशेष अंग, जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के स्राव बनाए जाते हैं। इन ग्रंथियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। बोर्ड पे ध्यान दो। पहले प्रकार की ग्रंथि बोली जाती है बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। नंबर 2 बोली जाती है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनको नाम देते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। और तीसरा नाम देते हैं मिश्रित। कौन सी ग्रंथि लिखी मैंने बताओ? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। तो कितने प्रकार की ग्रंथियां बता रहा हूं? कौन कौन सी? बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। ध्यान देना, इनका ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनमें जो भी स्राव बनता है, स्राव मैंने बताया रस, अलग अलग प्रकार का पदार्थ, इनमें जो भी स्राव बनता है ना, वो ग्रंथियों से बाहर की ओर छोड़ा जाता है ट्यूब में। यानी इनका स्राव ग्रंथियों से बाहर आता है नली के द्वारा, इसलिए ये ग्रंथियां होती हैं नलिका युक्त, ट्यूबुलर ग्लैंड, नलिका युक्त ग्रंथि। जैसे अभी मैंने नाम लिया था एक लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। मैंने बताया यकृत ग्रंथि में कौन सा रस बनता है? पित्तरस बनता है। तो यकृत ग्रंथि में जो पित्तरस बनता है ना, वो पित्तरस पित्तवाहिनी के द्वारा, पित्तरस जो इसमें बना ट्यूब है, जिसको बोलते हैं पित्तवाहिनी, बाइल डक्ट, ट्यूब के माध्यम से छोटी आंत में आता है। तो बताओ, इससे जो लीवर से पित्तरस बना वो ट्यूब में गया कि नहीं गया? कैसा वर्क हो गया? ये एक्सोक्राइन, बहिस्रावी हो गया। हमारी त्वचा में पाई जाती है पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि, जो पसीना बनता है वो ट्यूब के माध्यम से आकर स्किन पर खुलता है। तो पसीना ग्रंथि भी कैसी हो गई? नलिका युक्त, बहिस्रावी हो गई। हमारे आमाशय में पाई जाती है दीवार में धसी हुई जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टोमक में। जठर ग्रंथि भी ट्यूब के माध्यम से आमाशय में जठर रस छोड़ती है। तो बताओ, इस प्रकार की ग्रंथि कौन सी होंगी? बहिस्रावी। जिनके बनने वाला स्राव ट्यूब से बाहर, ग्रंथि से बाहर ट्यूब में छोड़ा जाता है। तो इनका स्राव बाहर निकल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं नलिका युक्त बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा नाम क्या है? अंतःस्रावी। यानी इन ग्रंथियों में जो स्राव बनता है वो ग्रंथियों के अंदर ही छोड़ा जाता है, ग्रंथियों से बाहर नहीं आ रहा है, वो ग्रंथियों के अंदर ही छोड़ा जाता है, यानी ट्यूब में नहीं आता बाहर। अब बताओ, ग्रंथियों के अंदर छोड़ा जाएगा तो किस में छोड़ा जाएगा?
हाँ, ग्रंथियों के अंदर छोड़ा जाएगा तो बॉडी में कहां से आ गया? ग्रंथियों के अंदर किस में छोड़ा जाएगा? अरे हमारी बॉडी में ब्लड तो सभी में जाता है ना, तो ब्लड तो हर बॉडी ऑर्गन में जा रहा है, तो हमारी ग्रंथियों में जो ब्लड जाता है तो इनमें जो स्राव बनता है ना, तो ये कहते हैं यार देख हमारे पास ट्यूब तो है नहीं, तो एक काम कर हमारे स्राव को तू ले जा, तू तो सब जगह जाएगा। किस में छोड़ दिया? ब्लड में छोड़ दिया। 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्राव बनता है तो बाहर नहीं छोड़ा जा रहा, इसलिए इनको बोलते हैं नलिका विहीन, ट्यूबलेस। कौन सी ग्रंथि होगी बताओ? नलिका विहीन ग्रंथि। और इनमें जो स्राव बनता है वो किस में छोड़ा जाता है? ब्लड में। और इस स्राव को नाम दिया जाता है हार्मोन। क्या नाम दिया जाता है? हार्मोन। तो क्वेश्चन आता है हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी या अंतःस्रावी? अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन, हार्मोन का परिवहन कौन करता है? ब्लड। क्योंकि हार्मोन सीधा ग्रंथि में ब्लड में छोड़ा जाता है, हार्मोन स्टोर नहीं होता, हार्मोन को सीधा ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि अंतःस्रावी है, जो सीधा ब्लड में ग्रंथि के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। ये हो गई नलिका विहीन। और तीसरा नाम क्या है बताओ? मिश्रित। इनको नाम मिश्रित इसलिए दे दिया गया क्योंकि इनका कुछ वर्ग तो कैसा है? बहिस्रावी, और कुछ वर्ग कैसा है भी? अंतःस्रावी। इनका कुछ वर्ग तो है बहिस्रावी और कुछ वर्ग कैसा है? अंतःस्रावी। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। इसमें तो हार्मोन वाली जैसे अपन नाम लेते हैं पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल। हार्मोन बनाने वाली सारी ग्रंथि कौन सी हो गई? एंडोक्राइन। और मिश्रित ग्रंथि दोनों प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी प्लस अंतःस्रावी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे अग्नाशय ग्रंथि। बताओ क्या लिखा मैंने? पैनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ना, उसमें बनता है अग्नाशी रस। क्या बनता है? अग्नाशी रस, पैनक्रियाटिक जूस। ध्यान देना, जब हमने पाचन पढ़ा था, पाचन में मैंने बताया था हमारी आहार नाल का ये चौड़ा भाग तो हो गया आमाशय, और आमाशय से फिर यहाँ शुरू होती है छोटी आंत, और आमाशय और छोटी आंत की जो बीच की जगह होती है, इस बीच वाली जगह में होती है कौन सी ग्रंथि भाई? अग्नाशय। यहाँ पाई जाती है। और यहाँ पाया जाता है लीवर। यहाँ क्या बताया था? लीवर। लीवर से क्या आया? पित्रस। और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशी रस। दोनों एक ही ट्यूब से जाकर छोटी आंत के ग्रहणी में खुलते हैं। तो बताओ, अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशी रस बना वो ट्यूब के थ्रू गया कि नहीं गया? अरे ट्यूब के थ्रू गया कि नहीं गया? अब ट्यूब के थ्रू गया तो कैसा कार्य हुआ? बहिस्रावी। अगर ट्यूब से जा रहा है, ग्रंथि के बाहर छोड़ा जा रहा है, तो कैसा कार्य हुआ? बहिस्रावी। लेकिन तो एक तो मैंने इसका कार्य बता दिया, बहिस्रावी। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन आता है इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि में बनता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? मेरे को डंडा लाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। हाँ, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि में? ये नहीं पता तुम्हें? राजस्थान पुलिस वाले बच्चे बता देंगे। तुम लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने चाह रहे हो, बीएससी की डिग्री लेके बैठ गए। इंसुलिन हार्मोन इसी ग्रंथि में तो बनता है। लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं जो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन बनाती है अग्नाशय ग्रंथि में, और वो अग्नाशय ग्रंथि में बताओ हार्मोन बना तो वो कार्य कैसा हो गया? दोनों काम हुए कि नहीं इसमें? एक तो बना अग्नाशी रस, वो कार्य तो कैसा हुआ? क्योंकि वो अग्नाशी रस तो ट्यूब से जा रहा है छोटी आंत में, लेकिन इसमें जो हार्मोन बन रहा है इंसुलिन, वो ब्लड में छोड़ा जाएगा ग्रंथि में। तो एक ग्रंथि में दोनों काम हो रहे हैं, तो नाम क्या पड़ेगा? मिश्रित ग्रंथि। तो हमारी ग्रंथियों को कितने वर्गों में बांटा शरीर में अपन ने? कौन कौन सी? अंतःस्रावी और मिश्रित। बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? इनमें स्राव को ग्रंथियों से बाहर छोड़ा जाता है, नलिका युक्त होती हैं। और अंतःस्रावी, इनमें जो भी स्राव बनता है उसको सीधा ब्लड में छोड़ा जाता है, ट्यूब नहीं पाई जाती। और मिश्रित कौन सी हो गई? जिनमें कुछ कार्य तो कैसा है भी? बहिस्रावी, और कुछ कार्य कैसा है? अंतःस्रावी। वो हो गई मिश्रित। हेडिंग डालो, मानव ग्रंथि चैप्टर हेडिंग डालो, और पहले उसमें लाइन लिखो दो, फिर लिखना शुरू करेंगे। लिखो पहली लाइन। हेडिंग डाल ली सबने?
पहली लाइन लिखो, ग्रंथियां शरीर में विशेष प्रकार के अंग होते हैं या हैं। ग्रंथियां शरीर में विशेष प्रकार के अंग हैं, विशेष प्रकार के अंग हैं जो अलग अलग प्रकार के स्राव बनाती हैं, जो अलग अलग प्रकार के स्राव, ब्रैकेट में देना रस, अलग अलग प्रकार के स्राव रस बनाती हैं, स्राव बनाती हैं। लाइन बदल के लिखो, ग्रंथियां निम्न तीन प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां निम्न तीन प्रकार की होती हैं। निम्न तीन प्रकार की होती हैं। अब ये इसी तरह से लिख लो इनको, मैं इनके सामने नीचे नोट कर देता हूं। इन्हीं के नीचे लिखना है अपने को, इस हिसाब से नोट कर दो इनको। नोट कर लिया? सबसे लिखो, पहले लिखो बहिस्रावी में। बहिस्रावी में लिखो, इन ग्रंथियों में बनने वाला स्राव ग्रंथियों से बाहर ट्यूब में, ग्रंथियों से बाहर ट्यूब में यानी नलियों में छोड़ा जाता है। ग्रंथियों से बाहर ट्यूब में छोड़ा जाता है। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स फ्लो इन ट्यूब secretion of these glands flow in tube outside of glands। तो इन ग्रंथियों में स्राव किस में छोड़ा जाता है भाई? ग्रंथियों से बाहर ट्यूब में छोड़ा जाता है, अर्थात ये नलिका युक्त ग्रंथि होती हैं। So these glands are tubular। अर्थात ये नलिका युक्त ग्रंथि होती हैं। एग्जाम्पल लिखो इनके। एग्जाम्पल में लिखो, लार ग्रंथि, स्लाइवा ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लीवर, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथि, पे लिखो
सेबेसियस ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि, सेबेसियस, सेबेसियस ग्रंथि, सेबेसियस ग्लैंड। फिर उसके बाद लिखो अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लैक्रोमाइन ग्लैंड जो होती हैं, अश्रु ग्रंथि आदि। ये सारी की सारी कैसी हो गई भी? बहिस्रावी। हमारे शरीर में ज्यादातर ग्रंथियां यही होती हैं, बहिस्रावी होती हैं। उसके बाद में लिखो अंतःस्रावी में, इन ग्रंथियों में बनने वाला स्राव, इन ग्रंथियों में बनने वाला स्राव ग्रंथियों के अंदर ही, इन ग्रंथियों में बनने वाला स्राव ग्रंथियों के अंदर ही, ग्रंथियों के अंदर ही सीधा रुधिर में छोड़ा जाता है, सीधा रुधिर में छोड़ा जाता है। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स फ्लो इन ब्लड, फ्लो इन ब्लड, अर्थात ये नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, अर्थात ये नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं। दीज ग्लैंड्स आर ट्यूबलेस, दीज ग्लैंड्स आर ट्यूबलेस। These glands are ट्यूबलेस। एग्जाम्पल लिखो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद लिखो पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, उसके बाद लिखो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि। लिख लिए? ये कौन सी आ गई भाई अपनी? एंडोक्राइन। आप तीसरी लिखो मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, और मिश्रित में लिखो इनमें कुछ कार्य, इनमें कुछ कार्य बहिस्रावी, इनमें कुछ कार्य बहिस्रावी और कुछ कार्य अंतःस्रावी होता है। इनमें कुछ कार्य बहिस्रावी और कुछ कार्य अंतःस्रावी होता है। अंतःस्रावी होता है। एग्जाम्पल लिखो अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। दूसरा वृषण ग्रंथि, टेस्टिज, वृषण ग्रंथि जो अपन नरजन ग्रंथि बोलते हैं। दो वृषण ग्रंथि को मिश्रित किस प्रकार से कह रहे हैं अपन? एक तो बनते हैं उनमें शुक्राणु, स्पर्म जो बनते हैं। अब शुक्राणु जो बनेंगे वो तो शुक्रवाहिनी ट्यूब के माध्यम से जाते हैं, और एक उनमें बनता है नरजनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो हार्मोन जो बना वो वर्ग तो कैसा हो गया? एंडोक्राइन। और जो स्पर्म बन रहे हैं, सीमन जो बनकर जाएगा वो कैसा हो गया? एक्सोक्राइन। फिर लिखो अंडाशय ग्रंथि, ओवेरी ग्लैंड, अंडाशय ग्रंथि, सेम वही चीज हो गई। अंडाशय ग्रंथि में जो अंडाणु बनता है वो तो अंडवाहिनी में जाता है, और मादा जनन हार्मोन बनते हैं अंडाशय ग्रंथि में। तो हार्मोन बना वो कार्य कैसा हो गया? अंतःस्रावी। तो अपन ने मानव शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 3 में। कौन कौन सी बताओ?
बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। अब जो बहिस्रावी है, बहिस्रावी में बात करने जा रहे हैं अपन, लिखो यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि, लीवर, जिगर, इसी को बोला जाता है जिगर है। कितने का होता है अपना जिगर? हाँ, अरे जिगर कितने का होता है अपना? 1.5 किलो का। कितने का जिगर होता है? 1.5 किलो का, 1.5 kg। ध्यान दो, यकृत ग्रंथि। पहली चीज तो ये कि अपन ने जो ये सारी ग्रंथियां लिखी है ना, इनमें अगर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी ग्रंथि, इन सारी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ओवरऑल तीनों प्रकार में कौन कौन सी? बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित है। तीनों में आता है अगर क्वेश्चन सबसे बड़ी ग्रंथि, तो नाम इसी का आता है लीवर का। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको अपन ने सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी बोला था। भाई वैसे तो सबसे बड़ा अंग अपन बोलते हैं त्वचा, स्किन, लेकिन आंतरिक रूप से पूछेगा तो लीवर, क्योंकि ग्रंथियां भी तो अंगों में सम्मिलित है ना। दूसरा, पहला बताया मैंने, सबसे बड़ी ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि आ गई लीवर। अगर पूछे अंतःस्रावी में सबसे बड़ी, अब अंतःस्रावी में पूछेगा तो आप लीवर आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि लीवर कौन सी कैटेगरी में है? बहिस्रावी में। तब नाम आता है थायराइड ग्रंथि का। तो हार्मोन बनाने वाली में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी थायराइड है। और अगर पूछे सबसे बड़ी मिश्रित, तब नाम आता है अग्नाशय का। तब नाम किसका आता है? अग्नाशय का। और पूछे ओवरऑल में सबसे छोटी, तो नाम आ गया पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अब हार्मोन में भी छोटी पूछेगा तो नाम पीयूष का ही आएगा, भाई हार्मोन तो बनाती है ना पीयूष ग्रंथि। इस तरह से नाम आ जाते हैं, तो ये सारे लिख लेंगे अपन। पहला नाम आ रहा है, अपन बात कर रहे हैं लीवर के लिए, यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट तो ये लिख दो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिख लिया। उसके बाद में लिखो दूसरा पॉइंट। अच्छा, ये जो लिखा है ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो 1.5 kg, 1.5 kg, 1500 ग्राम। ध्यान दो, दूसरा पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, हमारी यकृत ग्रंथि को कहा जाता है शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लैब। बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बताओ लैब किसको कहते हैं अपन? जहां पर नए नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, अपघटित होते हैं। भाई लैब में अपन ये तो काम करते हैं, डिफरेंट सबस्टेंस का फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन। अब हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में सबसे ज़्यादा पदार्थों का निर्माण और अपघटन किस में होता है? लीवर में होता है। जितने भी ब्लड प्रोटीन अपन ने पढ़े, फिर अपन ने बात की यूरिया की बात की, पित्तवर्णक, ये सब कहाँ तैयार होते हैं? लीवर में तैयार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ये सब लीवर में तो हो रहा है ना। तो हमारे शरीर की प्रयोगशाला कौन है? लीवर है। नोट करो, यकृत ग्रंथि में, यकृत ग्रंथि में विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। डिफरेंट बायोकेमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस इन लीवर। यकृत ग्रंथि में विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है, अतः इसे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। सो इट्स कॉल्ड बायोकेमिकल लैब ऑफ बॉडी। अतः इसे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, इसको एक नाम देते हैं
जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह है। मोस्ट बिजी सी पोर्ट ऑफ लाइफ लाइक रिवर। जीवन रूपी नदी किसको कहोगे आप? जीवन रूपी नदी, पहले तो ये बताओ, जंतुओं में जीवन रूपी नदी किसको बोलोगे? ब्लड को। अरे हमारे शरीर में जो जीवन चल रहा है किसके बहने से चल रहा है? ब्लड के बहने से चल रहा है। तो हमारे जीवन किस नदी के बहने से चल रहा है? ब्लड के बहने से। अब बताओ, हमने बताया ब्लड हमारे सभी बॉडी ऑर्गन में से होकर जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, कहाँ किस किस को पहुंचाना है, छोड़ना है। अब बताओ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर हो रहा है? लीवर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पदार्थ यहीं तो बनते बिगड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ होता है उसको क्या नाम देते हैं? बंदरगाह। तो हमारे शरीर का सबसे मोस्ट बिजी जो सी पोर्ट है वो कौन हो गया? लीवर हो गया। नोट करो अगला पॉइंट। यकृत ग्रंथि में ब्लड के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में, यकृत ग्रंथि में ब्लड के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अतः इसे जीवन रूपी नदी, ब्रैकेट में लिख देना ब्लड, अतः इसे जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह कहा जाता है। अतः इसे जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस थ्रू ब्लड, mostly happen in liver, so it called most busy seaport of body, life like river। जीवन रूपी नदी का सबसे व्यस्त बंदरगाह इसको बोला जाता है। बाकी की पॉइंट इसके बताएंगे कल, आज यहीं तक बताएंगे, बाकी पॉइंट इससे कल डिस्कस करेंगे लीवर के।